नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से CMI में स्वागत है। जैसा कि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ चुके थे, आज उसका अगला भाग संवैधानिक विकास लेकर आप सभी के सामने हम आ गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ ज़रूर बताएं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दिसंबर 1599 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लंदन में हुआ। 1600 में अंग्रेज व्यापार करने भारत आए। कुछ समय तक अंग्रेज सिर्फ व्यापारी गतिविधियों में संलग्न रहे। उसके बाद उन्होंने भारत की राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। 1757 में प्लासी, 1764 में बक्सर, इन दो युद्धों को जीतने के बाद 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिलवाए। उसके लगभग 100 वर्ष बाद 1857 में हुए भारत के ऐतिहासिक विद्रोह, 1857 की भारतीय क्रांति के बाद 1858 से और 15 अगस्त 1947 तक भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन रहा। तो इस प्रकार कुछ भारत में संवैधानिक विकास बीच बीच में होते रहे, जिनके बारे में हम अब इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, दीवानी या आप इसको कहें तो राजस्व के अधिकार प्राप्त हुए। अब इस 1765 की संधि से जो दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुए, उसके बाद उन्होंने राजस्व संग्रहण का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन अब ब्रिटिश संसद को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों के राजनीतिक कार्यों में काफ़ी सारा हस्तक्षेप कर रही है, तो अब हमें चाहिए कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। उस नियंत्रण को बनाने के लिए 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस रेगुलेटिंग यानी एक तरह का नियंत्रण अधिनियम। में किसने पारित किया? ये ब्रिटेन संसद ने। इस अधिनियम में कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसमें था कि इस अधिनियम के आने से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक गवर्नर जनरल नियुक्त करती थी, उसे क्या कहा जाता था? बंगाल का गवर्नर। और इस अधिनियम के आने के बाद उसे कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। 1773 के अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ऐसा गवर्नर सबसे पहले लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। और ऐसे गवर्नर जनरल को थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और इसी 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में एक
सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? सिर्फ कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई है? 1774 में सुप्रीम कोर्ट कहाँ खोला गया? कलकत्ता में। और कौन सी तर्ज पे खोला गया? ये 1+3 की तर्ज पे। 1 मतलब मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, और प्लस में 3 अतिरिक्त न्यायाधीश। या फिर आज हम कहें तो जिस प्रकार हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी सब अन्य न्यायाधीश होते हैं, वैसे ही 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके तहत भी एक न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीश थे। अब इस 1773 के अधिनियम के बाद सबसे अच्छी चीज जो हुई वो थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो अब तक उसका एक नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, यानी एक नियंत्रक बोर्ड था ये जिसमें डायरेक्टर्स होते थे, उनका नियंत्रण इससे समाप्त हो गया। ये BOD खत्म हो गया। और 1773 के अधिनियम के बाद इस ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद इस पर नियंत्रण, सीधे नियंत्रण ब्रिटिश संसद करने लगी। नियंत्रण किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इन सब सुधारों के बाद 1784 में, इससे 1773 के अधिनियम के बाद एक 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 में क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इस पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से सबसे पहले किस चीज का प्रारंभ हुआ? द्वैध शासन का। अब आप कहेंगे द्वैध शासन क्या होता है? तो द्वैध शासन होता है जब शासन के 2 पक्ष हो जाते हैं। वो 2 पक्ष कोई भी हो सकते हैं। अभी ये जो द्वैध शासन था ये कहाँ आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी में आया था। ये द्वैध शासन ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे आएगी? इसके व्यापारिक जो कार्य हैं, यानी जिस चीज के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ था व्यापार करने के लिए, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में कुछ अन्य कार्य भी करने लगी थी। भारत के राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी थी। राजनीतिक कार्यों के लिए और व्यापारिक कार्यों के लिए 2 अलग अलग निकाय बना दिए गए ब्रिटिश संसद द्वारा। कंपनी का जो नियंत्रण बोर्ड था BOD, वो इसके अब सिर्फ व्यापारिक कार्यों पर, कंपनी का जो एक नियंत्रण बोर्ड हुआ करता था वो इसके सिर्फ व्यापारिक कार्यों पर अपना नियंत्रण रखेगा, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए एक नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया। एक BOD जो था वो कंपनी के व्यापारिक कार्यों के लिए, जिसका गठन पहले हुआ था। ये कभी आप इतिहास की क्लास में पढ़ेंगे जब आपको बताएंगे कि कंपनी का जब 1599 में जब गठन हुआ और 1600 में व्यापार के लिए भारत आई, तब इसका एक नियंत्रक बोर्ड हुआ करता था। अब यहाँ पर 1784 में जब ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपना 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया, उसमें एक द्वैध शासन का फॉर्मूला दिया कि व्यापारिक कार्य तो जो अब तक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो संभालेगा, और एक ब्रिटिश संसद द्वारा जो नए BOD बनाए गए थे उनके द्वारा राजनीतिक कार्यों पर कंट्रोल किया जाएगा, अधीक्षण किया जाएगा उनका। 1784 में ही दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन क्षेत्र, उस अधीन क्षेत्र को पहली बार इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने क्या कहा? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र।
यानी अब तक ये क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बताती थी, लेकिन ब्रिटिश संसद ने ये कह दिया कि ये जो क्षेत्र है ये संपूर्ण ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो भी क्षेत्र आते थे जिनमें कि उनके पास, अभी मैंने आपको बताया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार थे, तो ये जो क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ रहे थे उनको अब 1784 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य और प्रशासन पर इससे पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, एक आप नोट डाल के लिख सकते हैं अगर चाहें तो, कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद कहें या ब्रिटिश सरकार कहें, ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य और प्रशासन, कार्य प्लस प्रशासन पर क्या कर लिया? पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आता है 1786 का एक अधिनियम। 1786 में एक एक्ट पारित किया जाता है, 1786 का एक्ट। अब 1786 के एक्ट के द्वारा दो महत्वपूर्ण चीजें हुई। एक तो इसमें जो गवर्नर जनरल, जो मैंने भी आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को अब क्या नाम दे दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1786 के एक्ट में जो गवर्नर जनरल है इसको क्या दे दी गई? एक पावर दे दी गई। वो पावर कौन सी थी? वीटो पावर। वीटो का अर्थ होता है निषेधाज्ञा, यानी किसी भी चीज को वो निषेध कर सकता है। अब निषेध किस चीज को करेगा? जो गवर्नर जनरल की परिषद जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय को खारिज करने का अधिकार किसको मिल गया? गवर्नर जनरल को मिल गया 1786 के एक्ट के द्वारा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये जो गवर्नर जनरल है इसको क्या बना दिया गया? कमांडर इन चीफ। 1786 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिली और वीटो पावर के साथ साथ इसको क्या बना दिया? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ मतलब सेनाओं का प्रमुख। आपने देखा होगा थल सेना, जल सेना और वायु सेना, सेनाओं का प्रमुख। तो उस समय जो ब्रिटिश सेनाएं थी उनका प्रमुख कमांडर इन चीफ किसको बनाया गया? गवर्नर जनरल को। ब्रिटिश सेना मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका प्रमुख गवर्नर जनरल को बना दिया गया। और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी अगर कोई निर्णय लेगी तो उसको खारिज करने के लिए भी गवर्नर जनरल को क्या दे दिया गया? वीटो पावर। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका या नोट डाउन करते रहें। और ऐसा जो निषेधाज्ञा यानी वीटो पावर और कमांडर इन चीफ, इन दो पावर के साथ पहली बार जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? ये बने, इसको आपने लिख लिया होगा, वीटो पावर प्लस कमांडर इन चीफ। इन दोनों की पावर के साथ पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस, इनका नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो जब हमारी इतिहास की कक्षाएं होंगी तब आप इनका नाम सुनेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में क्या कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त का जनक। स्थायी बंदोबस्त राजस्व संग्रहण की एक पद्धति होती है जो जब मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे तब आपको बताई जाएगी। अब 1786 के एक्ट के बाद दोस्तों 1793 का चार्टर एक्ट आया। 1793 का चार्टर एक्ट। अब 1793 के चार्टर एक्ट से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था
यानी जो एक नियंत्रण बोर्ड बनाया हुआ था कंपनी, ब्रिटिश संसद ने कंपनी के लिए एक जो नियंत्रण बोर्ड बनाया हुआ था, उसका जो वेतन है वो भारतीय राजस्व पर भारित कर दिया गया। भारतीय राजस्व पर भारित या भारतीय राजस्व से उसको देय कर दिया गया। इसका अर्थ होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कार्य करके जो राजस्व अर्जित करेगी, उसी राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन दिया जाएगा। जी दोस्तों, अब 1793 के चार्टर एक्ट के बाद लगभग 20 वर्ष तक कोई नया संवैधानिक सुधार नहीं हुआ और इस सुधार के बाद आता है हमारा 1813 का नया चार्टर एक्ट। 1813 का नया चार्टर एक्ट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार भी कर रही थी, भारत में राजनीतिक कार्य भी कर रही थी। इस समय ब्रिटेन में जो अन्य व्यापारी थे उन्होंने शिकायत की कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ब्रिटिश संसद द्वारा सारी सुविधाएं दी जा रही है, बाकी किसी अन्य व्यापारी को कोई ऐसा प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। तो ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार पर नियंत्रण किया और 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जब 1599 में कंपनी का गठन हुआ था तो उसको पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला था और उस एकाधिकार के आधार पर वो लगभग 200 सालों से व्यापार कर रहे थे। लेकिन अब उनको व्यापारिक एकाधिकार उनका समाप्त किया गया 1813 के चार्टर एक्ट से। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे भी थोड़ी सी छूट दे दी गई। उनको दो चीज़ों का व्यापार, किसका व्यापार, एक तो चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार। इन दो व्यापारों को अभी भी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही जारी रखा गया। 1813 के चार्टर एक्ट से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को अभी भी जारी रखा गया। इसके मैं कहना चाहूँगा कि जब चाय और चीन जो एक देश है उसके साथ जो व्यापार होगा वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर पाएगी। 1813 के चार्टर एक्ट में ये दो क्लोज नए जोड़े गए। अब काफ़ी किताबों में आप पढ़ते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1813 के अधिनियम में चाय और चीनी व्यापार के एकाधिकार जारी रखे गए, बाकी अन्य एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो वहाँ पे चीनी यानी शुगर नहीं, वहाँ पे चीनी यानी चाइना, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया कि चीन के साथ व्यापार। अब 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों को शिक्षा देने के लिए, देखिए अभी 1813 के चार्टर एक्ट से जस्ट पहले होता है कि एक नया पॉइंट है ये, ईसाई मिशनरीज को जो भारत में है वो धर्म प्रचार की क्या मिलती है, अनुमति मिलती है। 1813 के चार्टर एक्ट से कुछ समय पहले ही ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिलती है। अब ईसाई मिशनरीज अगर धर्म प्रचार करने आएंगे तो प्रचार किसको करेंगे, प्रचार वो उन्हीं लोगों को कर पाएंगे जो उनकी भाषा को समझ सके। तो ईसाई मिशनरीज की भाषा को समझ पाए ऐसा वर्ग भी अब हिंदुस्तान में तैयार करना आवश्यक था। इसीलिए 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए वार्षिक, 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च करने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। जी दोस्तों, अब इस प्रकार ब्रिटिश संसद ने अपना जो एक महत्वाकांक्षी कार्य था कि
हिंदुस्तान की जनता को ईसाई धर्म में दीक्षित करें, उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की जब आवश्यकता थी तो प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट से किया। और उसके 20 वर्षों बाद एक नया अधिनियम आया 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया वो था बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या नाम दे दिया गया? अब भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल नाम कब दिया गया था? 1773 में। भारत का गवर्नर जनरल नाम कब दिया गया? 1833 में। 1833 के चार्टर एक्ट में जो सबसे पहला प्रावधान था वो क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और ऐसा भारत के मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर हम कहना चाहें तो शायद भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली गवर्नर जनरल, क्योंकि इन्होंने जो भारतीय इतिहास को दिया, भारतीय जनता को दिया, और कहा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कुछ हद तक भारतीय सोच और भारतीय सपोर्ट में रहने वाले व्यक्ति थे। आपको पता होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हिंदुस्तानी समाज की सबसे बड़ी कुप्रथा सती प्रथा, शायद नीचे आपको नहीं दिखेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से? राजा राममोहन राय। कब किया? 1829 में। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया राजा राममोहन राय की सहायता से। जी दोस्तों, इसका दूसरा एक महत्वपूर्ण 1833 के चार्टर एक्ट में एक जो दूसरा महत्वपूर्ण क्लॉज था वो ये था कि गवर्नर जनरल को क्या मिला? इसमें विधायिका के असीमित अधिकार, यानी जो विधायिका कोई भी कार्य करेगी तो उस पर अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल लेगा, और गवर्नर जनरल जो निर्णय लेगा वही निर्णय सर्वमान्य होगा। जी दोस्तों, गवर्नर जनरल विधायिका के किसी भी विधेयक पर, विधायिका द्वारा प्रस्तुत किसी भी संभावना पर कोई भी निर्णय लेगा, किसी भी विधेयक पर कोई भी निर्णय लेगा, वही निर्णय सर्वमान्य होगा, चाहे वो निर्णय सही हो चाहे वो निर्णय गलत हो। यानी अंतिम जो प्राधिकारी था वो गवर्नर जनरल को बना दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से सिविल सर्विस में खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन, सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता का आयोजन कराने का प्रयास 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही किया गया। जी दोस्तों, अब इसके फिर 20 साल बाद एक नया रिव्यू एक्ट आता है और वो कहलाता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। अब 1853 के चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की परिषद जो है, गवर्नर जनरल
की परिषद, उसमें दो कार्य होते हैं, एक है विधायी कार्य और दूसरे होते हैं प्रशासनिक कार्य। विधायी कार्य मतलब जहां विधेयक या नियम या कानून बनाए जाते हैं, और प्रशासनिक कार्य जहां पे कानून का पालन होता है। अगर हम कहना चाहें तो आजकल जो हमारी विधायिका होती है, जैसे विधानसभा होती है राज्य की विधायिका, और लोकसभा राज्यसभा होती है केंद्र की विधायिका है। संसद अगर हम उसको पूरा नाम दे दें तो वो क्या कार्य करती है, कानून बनाने का। और जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, जिसमें मंत्री परिषद होती है हमारी पूरी, और सचिव, मुख्य सचिव, अपर सचिव, आईएएस स्तर से लेकर के, मतलब उच्चतर अधिकारियों से लेकर के निम्नतम अधिकारियों की जो एक पूरी चैन बनी हुई होती है, उसे प्रशासनिक कार्यपालिका बोलते हैं। तो गवर्नर जनरल की परिषद में इन दोनों के कार्य अलग अलग कर दिए गए। भले ही से वो एक ही परिषद है, लेकिन वो एक समय में विधायी कार्य करेगी, एक समय में प्रशासनिक कार्य करेगी। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो जब हम संविधान सभा आपको बताएंगे, तब उसमें हम बताएंगे कि संविधान सभा एक समय जब अपनी मीटिंग करती थी, तो वो भारत की संसद, अंतरिम संसद, भारत की अंतरिम संसद यानी अस्थायी संसद के रूप में कानून निर्माण का कार्य करती थी, और दूसरे ही समय में संविधान सभा के रूप में संविधान निर्माण का कार्य भी किया जाता था। एक ही बॉडी है, बट अलग अलग समय पे अलग अलग उसके कार्य हैं। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जो अभी मैंने एक बात कही थी कि सिविल 1833 के चार्टर एक्ट में कि सिविल सेवाओं की खुली भर्ती कराने का प्रयास किया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती का आयोजन किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती का आयोजन किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो सिविल सेवा है, इसमें अब भारतीयों को भी भाग लेने की अनुमति मिली, यानी सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई है। और ये जो कि हमें भारतीय सिविल सेवाओं के लायक है या नहीं है, इनके लिए इन्होंने 1854 में मैकाले समिति, कौन सी समिति दोस्तों, मैकाले समिति का गठन कर दिया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया, भारतीयों के लिए भी सिविल सेवाओं को खोल दिया गया। और अगर भारतीय सिविल सेवाओं के काबिल हैं या नहीं हैं, इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया, मैकाले समिति नियुक्त की गई। जी दोस्तों, और 1854 में मैकाले समिति बनाई थी। 1853 के इस एक्ट के माध्यम से ही जो गवर्नर जनरल की परिषद है, या गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है, गवर्नर जनरल की परिषद, इस गवर्नर जनरल की परिषद में 4 नए सदस्य जोड़े गए। अब ये 4 नए सदस्य कैसे जोड़े गए, तो ये 4 अलग अलग प्रांतों से, कौन कौन से प्रांत है दोस्तों, बंगाल, बिहार, मुंबई, जी दोस्तों इसका पहले नाम बंबई ही हुआ करता था, और आगरा। जी दोस्तों, इन 4 जगहों से, इन 4 प्रांतों से उस समय 4 नए सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त किए गए। अब इन 4 नए सदस्यों का जो चुनाव है वो स्थानीय प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया। जी दोस्तों, और स्थानीय प्रतिनिधित्व के आधार पर यहाँ की जो प्रांतीय सरकारें थी, बंगाल की सरकार, बिहार की सरकार, बंबई की सरकार और आगरा की सरकार, इन चारों ने एक एक सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद के लिए नामांकित किया। जी दोस्तों, अब आता है हमारे सामने 1853 का चार्टर एक्ट हुआ, लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद 1856 लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत के वाइस गवर्नर जनरल बन के आए,
और 1857 में एक महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई और वो घटना थी क्रांति, भारत की क्रांति, 1857 का भारतीय स्वाधीनता संग्राम। अब इस 1857 के विद्रोह या क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन को लगा कि शायद अब भारतीय बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कंपनी के शासन से, तो उनको थोड़ा संवैधानिक प्रारूप के माध्यम से उन पर शासन किया जाए। तो उन्होंने 1858 में एक भारत शासन अधिनियम जारी किया। जी दोस्तों, 1858 में भारत शासन अधिनियम जारी किया। भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल, इसका नाम बदल के दोस्तों क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय। वायसराय किसको बना दिया दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग को बना दिया। यानी 1858 में जब भारत शासन अधिनियम आया तो इसमें क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल का नाम भारत का वायसराय कर दिया। और ये वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्हीं को प्रमोट या चेंज करके लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया गया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 1858 के भारत शासन अधिनियम की जो सबसे मुख्य बात थी वो ये थी कि अब इसके माध्यम से भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज जो उस समय किसके सर पर था, महारानी विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी कौन थी, महारानी विक्टोरिया। तो विक्टोरिया के अधीन भारत का पूरा शासन आ गया। ब्रिटेन में क्या होता है दोस्तों कि शासन तो संसदीय प्रणाली के अनुसार होता है, लेकिन वहाँ पे जैसे हमारे हिंदुस्तान में संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, वैसे ही ब्रिटेन में संवैधानिक प्रमुख वहाँ का ब्रिटिश ताज, यानी जो भी कोई राजा रानी होगा जिसके सर पर ब्रिटेन का ताज होगा वो क्या कहलाएगा, संवैधानिक प्रमुख। जी दोस्तों, इस अधिनियम 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही एक नए पद भारत का राज्य सचिव, इस पद का गठन किया गया। भारत के राज्य सचिव नामक पद का गठन 1858 अधिनियम के तहत किया गया और इस राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद सॉरी दोस्तों, इस भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। और इस परिषद का जो अध्यक्ष है, क्या है, अध्यक्ष कौन रहेगा, भारत का राज्य सचिव रहेगा। अब 1858 के बाद सिर्फ 3 वर्ष बाद ब्रिटिश संसद द्वारा एक और अधिनियम पारित किया गया और वो था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861। अब इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो वायसराय है उसकी गवर्निंग काउंसिल, वायसराय गवर्निंग काउंसिल वायसराय की गवर्निंग काउंसिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अब इसमें भारतीय सदस्य यानी जो व्यक्ति भारत का निवासी है उसके अंदर भारतीय, अब ये जो वायसराय की गवर्निंग काउंसिल है इसके अंदर किसका नामांकन शुरू हो गया, भारतीय सदस्यों का। लेकिन ये भारतीय सदस्य कौन सी प्रवृत्ति के थे, गैर सरकारी प्रकृति के भारतीय सदस्यों का नामांकन वायसराय की परिषद में किया गया। और वायसराय को, जो ये वायसराय है, इसको परिषद में
और अधिक नए नियम और कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अब नए नियम और कानून बनाने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी वायसराय को? कि वायसराय कार्य संचालन के किसी भी नए पद पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति, कभी कभी राजनीतिक संतुष्टियों के लिए ऐसा होता है कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि जिन पदों का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संसदीय सचिव, संयुक्त संसदीय सचिव, ये ऐसे पद होते हैं जिनका संविधानिक उल्लेख नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पर 1861 अधिनियम के तहत वायसराय की गवर्निंग काउंसिल में कार्य संचालन के नियम, कार्य संचालन के लिए नए नियम, कार्य संचालन के लिए क्या बनाए? नए नियम और आदेश, नए नियम प्लस आदेश। 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को गवर्निंग काउंसिल में कार्य संचालन के लिए नए नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई, और ऐसे ही हमारे संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये शक्तियां हासिल हैं। इसके तहत ही कुछ पद राजनीतिक संतुष्टियों के लिए, जैसे उप मुख्यमंत्री का पद हुआ, उप प्रधानमंत्री का पद हुआ, संसदीय सचिवों का पद हुआ, संयुक्त संसदीय सचिव, कुछ ऐसे पद जिनसे कि राजनीतिक संतुष्टियां हो जाएं, वो भी इसी प्रकृति के अनुसार बनाए जाते हैं। तो उनके लिए हम कह सकते हैं कि उनका सोर्स एक तरह से ये भारत परिषद अधिनियम 1861 कहलाता है। अब इसके बाद 1892 में एक और परिषद एक्ट आया, 1892 का फिर से भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब 1892 के भारत परिषद अधिनियम का भी थोड़ा सा महत्व है कि विधान परिषद, जो विधान परिषद थी, उनको बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। यानी विधान परिषद जो सदस्य हैं, विधान परिषद के जो सदस्य हैं या विधान परिषद जो कार्य करेगी, उसके अनुसार वो अब जो बजट वायसराय की गवर्निंग काउंसिल जो बजट बना के देगी, उस बजट पर बहस क्या कर पाएंगी? विधान परिषद के सदस्य क्या कर पाएंगे? उस बजट पर बहस कर पाएंगे। और जो कार्यपालिका, और उस समय की कार्यपालिका क्या है? वायसराय की गवर्निंग काउंसिल, वायसराय की गवर्निंग काउंसिल। इस कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर, यानी इस कार्यपालिका जो है वायसराय की गवर्निंग काउंसिल जो प्रश्न करेगी, उनका उत्तर देने के लिए अधिकृत किसको किया गया? विधान परिषदों को। विधान परिषदों को वायसराय की गवर्निंग काउंसिल का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। तो ये था हमारा प्रारंभिक संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद आप सभी को पता है कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम जो कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा मूलभूत स्रोत है, और उसके बाद 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी हमारी जो एक पहले वीडियो आई थी भारत के संविधान की प्रस्तावना, अगर वो आपने किसी ने नहीं देखी है अभी, तो वो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।